इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 भूगोल विषय का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र बताऊंगा और उसके सारे आंसर भी बताऊंगा। ये 20 नंबर का पेपर है और इसमें 20 क्वेश्चन आए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और ये किसी विद्यालय में 8 तारीख को हो चुका है, मतलब आज ये परीक्षा हो चुकी है। और किसी विद्यालय में 9 तारीख को है। जिनका 9 तारीख को है वो इससे याद कर लें, क्योंकि सेम टू सेम पेपर आएगा, क्योंकि ये बोर्ड ने बनाया है। और जिन्होंने 8 तारीख को पेपर दे दिया है वो इसे चेक कर ले कि उन्होंने कितने सही करे हैं। तो शुरू करते हैं। मानव भूगोल के जनक हैं, तो आप सबको पता है मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल, जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल के जनक है। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे भूगोल के पिता या भूगोल के जनक कौन है, तो वो है हिकेटियस। भूगोल के जनक है हिकेटियस और मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रेटजेल। आगे चलते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 वर्गों में विभक्त किया है। तो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 वर्गों में किसने विभक्त किया था? तो ये आप बता सकते हैं हंटिंगटन ने। किसने किया था? हंटिंगटन। आगे चलते हैं। रुको और जाओ नवनिश्चयवाद संकल्पना या विचारधारा किसने प्रस्तुत करी? तो नवनिश्चयवाद विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत करी, जो अमेरिकी भूगोलवेता हैं। रुको और जाओ नवनिश्चयवाद किसने करी? तो ग्रिफिथ टेलर, जो क्या है? अमेरिकी भूगोलवेता हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा अमेरिकी भूगोलवेता एलन सैम्पल ने दी थी। ये आप सबको पता है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, जो स्थिर नहीं है, और क्रियाशील मानव मतलब चंचल मानव। तो यहाँ पे क्रियाशील की जगह चंचल भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये एलन सैम्पल ने दिया था। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के रचयिता हैं। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक आप सबको पता है किसने लिखी थी? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक, तो वो है रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल। जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल ने ये पुस्तक लिखी थी। निम्न में से जर्मन भूगोलवेता नहीं है। तो रीटर है भूगोलवेता, जर्मन भूगोलवेता। हम्बोल्ट जर्मन भूगोलवेता हैं, रेटजेल है। और एलन सैम्पल, जो मैंने आपको बताया, ये अमेरिकी भूगोलवेता हैं, ये जर्मन भूगोलवेता नहीं है। आगे चलते हैं। निर्वाचन भूगोल व सैन्य भूगोल निम्न में से मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसमें पूछ रहा है निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। तो आप बता सकते हैं राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से। 2018 के अनुसार विश्व में एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व था। तो 2018 के आंकड़े बताने हैं इसमें कि विश्व जनसंख्या में एशिया का क्या जनघनत्व था। तो एशिया जनघनत्व 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। क्या था? 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन मतलब बढ़ती है घटती है, तो उसका घटक नहीं है। तो जन्म से तो बढ़ेगी घटेगी, मृत्यु से भी बढ़ेगी या घटेगी, प्रवास से भी बढ़ेगी या घटेगी, किधर लोग चले गए तो वहाँ पे भी जनसंख्या बढ़ जाएगी और जहाँ से गए वहाँ पे कम हो जाएगी। पर घनत्व तो एक इकाई है, तो ये तो है ही नहीं। तो इधर राइट उत्तर होगा घनत्व। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है? तो विश्व में 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। तो विश्व को 2 गोलार्ध में बांटा है, दक्षिण और उत्तरी। तो उत्तरी में तो 90% जनसंख्या आती है और दक्षिण में 10% बच गई वो आती है। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो पुरुष प्रवास क्यों होता है, मतलब लोग दूसरे राज्यों में क्यों जाते हैं, दूसरे देशों में क्यों जाते पुरुष? तो वो है काम और रोजगार के लिए। सबसे मुख्य कारण क्या है? काम और रोजगार। दूसरा भी कारण है, शिक्षा के लिए भी लोग जाते हैं, ग्राम से या अपने शहर की तरफ जाते हैं, नगर की तरफ जाते हैं, व्यवसाय के लिए भी जाते हैं, पर मेन है काम और रोजगार। तो इसमें उत्तर होगा काम और रोजगार। 13वां प्रश्न, किस जनगणना में पिछले निवास के स्थान पर जनगणना के स्थान पर रुकने की अवधि को भी जनगणना प्रथम बार शामिल किया? तो प्रथम बार कब शामिल किया था? तो ये आपको बताना है। तो इसमें है 1981 में। कब किया? 1981 में। भारत में सभी अवधियों में किस पड़ोसी देश का अप्रवासियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो अप्रवासियों का सर्वाधिक प्रतिशत किस में है? ये आप सबको पता है, बांग्लादेश से अप्रवास सबसे ज़्यादा हुआ था। निम्न में से कौन सा एक प्रतिकृष कारक नहीं है? तो प्रतिकृष कारक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा जलाभाव। क्या नहीं है? जलाभाव नहीं है। बेरोजगारी है,
चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं हैं, महामारियां हैं, पर जलाभाव नहीं है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, विश्व की जनगणना सन 2018 में कितनी थी? तो जनसंख्या पूछ रहा है विश्व की कितनी थी 2018 में। तो 2018 में 760 करोड़ थी। 760 करोड़ 2018 में जनसंख्या थी विश्व की। पृथ्वी के 2/3 जनसंख्या उसके लगभग कितने प्रतिशत भाग पर निवास करती है? तो 2/3 जनसंख्या पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर निवास करती है? तो 14% भाग पर ही 2/3 जनसंख्या मतलब निवास करती है। अगला प्रश्न है 18वां, विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग कहाँ निवास करता है? तो ये बहुत ही आसान है, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों पर। मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी और विश्व के उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या निवास करती है, तो इधर भी उत्तरी आपको देखना है। तो उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों पर 75% भाग कहाँ निवास करती है? विश्व की जनसंख्या लगभग 75% भाग कहाँ निवास करती है? तो उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों पर। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक नहीं है। तो जनसंख्या घनत्व को जो प्रभावित करते हैं उसमें भौतिक कारक कौन सा नहीं है? तो भौतिक कारक औद्योगिकरण नहीं है। स्थिति एक भौतिक कारक है, जलवायु भौतिक कारक है, मृदाएं भौतिक कारक है, पर औद्योगिकरण उद्योग ये भौतिक कारक कैसे हो सकता है? बहुत ही आसान पेपर आया था आपका। अगला क्वेश्चन है आखिरी, निम्न में से आर्थिक घनत्व निकालने का सूत्र है। तो इसमें आर्थिक घनत्व निकालने का सूत्र कौन सा है? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, यही आर्थिक घनत्व निकालने का सूत्र है। ठीक है, ये संसाधन घनत्व निकालने का सूत्र है। इससे कृषि भूमि वाला कृषक जनसंख्या का घनत्व का सूत्र है। और ये अपने भोजन और फसलों का निकालने का सूत्र है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया है इस पेपर का। तो आप इसे आराम से याद कर सकते हैं और अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो ये महत्वपूर्ण बात आप याद रखें कि इस साल आपको MCQ क्वेश्चन, किस पे? MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि फर्स्ट टेस्ट भी पूरा बहुविकल्पी हुआ है और सेकंड टेस्ट भी बहुविकल्पी होगा और थर्ड टेस्ट भी बहुविकल्पी होगा। और छोटे क्वेश्चन में क्या होता है कि आता है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे एक, और नहीं आता है तो आपका पूरा नंबर गया। और अगर आप हल्के से भी कंफ्यूज हुए तो भी आपका नंबर जा सकता है, क्योंकि चारों ऑप्शन में एक आंसर है और आपके 25% अगर आपको नहीं आता है तो आपको 25% चांस है आपके सही होने के और 75% चांस है आपके गलत होगा उत्तर। तो इसलिए MCQ क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें। जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन तो उस पर आपको MCQ क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।